हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम टीजीटी 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। तो हमें ये पता है कि कार्यफलन जितना होता है, धातु का कार्यफलन जो है उससे कम ऊर्जा पर, ठीक है, उससे कम ऊर्जा पर वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। किसी भी तरीके के विकिरण का वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। इससे ज़्यादा पर तो होगा। अब इसमें कम वाले दिए हुए हैं, ए में भी कम है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी में है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पीएन संधि डायोड के अपक्षय परत में होते हैं। तो पीएन संधि डायोड के अपक्षय परत में कौन से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या फिर केवल स्थिर आयन। तो ऑप्शन इसमें केवल डी सही होगा, केवल स्थिर आयन होते हैं। अपक्षय परत में क्या होता है? केवल स्थिर आयन होते हैं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। तो डायोड का प्रयोग किसके रूप में होता है? तरंग दिष्टकारी के रूप में, प्रवर्धक के रूप में। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, तरंग दिष्टकारी के रूप में। डायोड को हम पावर सप्लाई परिपथ में रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं, दिष्टकारी के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण होता है, ठीक है। तो इसमें किसके कारण होगा? क्षयांता या परासरण या विसरण या फिर पृष्ठ तनाव, ठीक है नहीं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है नहीं। तो पृष्ठ तनाव के कारण केशिका नली में द्रव ऊपर नीचे चढ़ता है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? बाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है। बाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है। ताप बढ़ने के साथ साथ बाष्प दाब घटता है। किसी विलयन का बाष्प दाब हमेशा विलायक के बाष्प दाब से कम होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ताप बढ़ने के साथ साथ बाष्प दाब घटता है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। अगर हम पी वी इज़ इक्वल टू आर टी से देखेंगे, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, तो इसमें क्या होगा कि पी वी इज़ इक्वल टू आर, अगर ताप बढ़ता है तो बाष्प दाब भी बढ़ेगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी गलत होगा, बढ़ने के साथ बाष्प दाब घटता है। किसी विलयन का बाष्प दाब हमेशा विलायक के बाष्प दाब से कम होता है। ओके, ऑप्शन सी इसमें गलत होगा, ऑप्शन डी सही होगा। किसी विलायक का बाष्प दाब हमेशा विलायक के बाष्प दाब से कम होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को इरेज कर देते हैं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्षयांता घटती है, बढ़ती है, प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होगा इसमें? अगर अणुभार बढ़ेगा, द्रव का अणुभार अगर बढ़ता है तो क्षयांता क्या होती है? क्षयांता इसकी इनमें से कोई नहीं, ठीक है नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्षयांता पर अणुभार बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठ तनाव की इकाई है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव होता क्या है? F/L, ठीक है नहीं। तो ऊपर होता है फोर्स और नीचे डिस्टेंस, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? डायन पर सेंटीमीटर। तो डायन पर सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, द्रवों में लंदन बल किस में पाया जाता है? ठीक है, लंदन फोर्स किस में पाया जाता है?
तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन बंधीय अणुओं में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन बंधीय अणुओं में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदलेगा तो कौन सा कहलाएगा? संघनन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। वाष्पीकरण कब होता है? जब द्रव से वाष्प में बदलता है, ठीक है। अगर हम द्रव को वाष्प में बदलेंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस से डायरेक्टली वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जब ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही होगा? ए सही होगा, संघनन। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10, जल, एथेनॉल और डाई इथाइल ईथर का क्वथनांक क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके अंतराणविक बल का क्रम होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जल का अंतराणविक बल एथेनॉल से ज़्यादा होता है और डाई इथाइल ईथर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्रम सही होगा इसमें, जल, फिर उसके बाद में आएगा एथेनॉल, फिर आएगा डाई इथाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? तो किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ग्लाइकॉल, ठीक है। नहीं, 125 क्वेश्चन है इसमें, तो 125 क्वेश्चन के लिए टाइम लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं? तो ये हमें पता है, हाइड्रोजन बंध होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव, ताप अगर बढ़ेगा, ठीक है, ताप अगर बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगी? श्यानता भी बढ़ेगी, और जब श्यानता बढ़ेगी तो बहाव भी उसका बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है? वहाँ पर क्या होता है? ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। जब वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है उसके कारण क्या होता है? जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। कम क्वथनांक की वजह से वो कम ताप पर ही उबलने लगता है, ठीक है। नहीं, कम ताप पर उबलने लगता है, तो वहाँ वातावरणीय दबाव उच्च होता है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, ठीक है। नहीं, आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, और सबसे पहले किसने दिया था? मेंडलीफ ने, ठीक है। नहीं, मेंडलीफ ने दिया था, आधुनिक दिया है मोजले ने। तो मोजले के अनुसार क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, मोजले के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या तो कैसे निकालते हैं? 2n² से, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 = 18। तो 18 तत्व होंगे, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? तो कैलिफोर्नियम किस में आता है? कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। किसका है? एक्टिनॉइड, ओके, एक्टिनॉइड तत्व का, एक्टिनॉइड श्रेणी का तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आवर्त सारणी के किस एक ही समूह के तत्व रखते हैं? अगर एक ही समूह है, ग्रुप अगर एक ही है, अगर एक ही ग्रुप है, तब उसमें तत्वों का क्या समान होगा? उनकी संयोजकता समान होगी, ठीक है। नहीं, संयोजकता कक्ष, तो ऑप्शन इसमें 18 का सी करेक्ट होगा, समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नहीं, समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समूह जो होते हैं, जैसे कोई भी एक समूह ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, कोई भी एक समूह ले लें, हमने पहला ही ले लिया, ठीक है। ठीक है, पहला ग्रुप ले लिया। अब पहले ग्रुप में इनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ठीक है, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, सबके, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है नहीं। इसी तरीके से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पीबी, ठीक है, लेड पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s2 है, यह किस आवर्त के अंतर्गत आता है। तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं, 5s2 है, तो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा आवर्त होगा, 5 आवर्त होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप 2 होगा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 56 इसका परमाणु क्रमांक है, तब ये कौन से ब्लॉक में आएगा, तो 56 वाला किस में आएगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका F में जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, F ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है, और ग्रुप कितने हैं, 18, ठीक है, 18 ग्रुप हैं और आवर्त कितनी है, 17। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है, एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम 11 को लेते हैं, ठीक है, 11 और 20 को, तो 11 और 20 कैसा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,8,1, और 20 के लिए क्या होगा, 2,8, कितना हो गया, 8,2, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग है, तो ये एक ही आवर्त में या एक ही समूह में नहीं हो सकते, ठीक है ना, एक समूह में नहीं हो सकते। तो इसमें इसी तरीके से हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। सी कैसे हो जाएगा, 13 देखेंगे तो 13, 2,8,3, और 31 देखेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2,8,18,3, ठीक है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से समूह में जाएगा, ये तीसरे समूह में जाएगा, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से हम करेंगे। चौथे आवर्त में 16 दूनी 32, ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रकृति क्या होता है, इसमें तत्व की धात्विक प्रकृति इसमें घटती है, ठीक है नहीं, धात्विक प्रवृत्ति घटती है बाएं से दाएं चलने में आवर्त में, और ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड जो है वो कौन सा है, AS2O5, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है। तो लिथियम किसके साथ प्रकट करता है, Mg के साथ में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है। जो पहला ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए जो ग्रुप है उसके तत्व लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व सेकंड ए ग्रुप के तत्वों से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं। तो पहले समूह के तत्व दूसरे समूह के तत्वों से संबंध रखते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं, ठीक है नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध, ठीक है नहीं।
तो Li किसके साथ संबंधित रहता है, Mg के साथ में। इसी तरीके से सोडियम कैल्शियम के साथ में, पोटेशियम स्ट्रांसियम के साथ में, रुबिडियम और बेरियम के साथ में, और ये है आपका सीजियम आपका रेडियम के साथ में संबंधित रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, अक्रिय गैस की परमाणुीयता होगी। तो जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, जितनी भी ये अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, अक्रिय गैसें हैं, ये सब एक परमाणुवीय होती हैं, ठीक है, एक परमाणुवीय होती हैं, ठीक है। नहीं, अगर हम और गैसेस की बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन है तो डाईएटमिक होती हैं, ठीक है, द्विपरमाणुविक होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से डाईएटमिक होती हैं, ठीक है। नहीं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। तो सबसे ज़्यादा धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। तो 100वां तत्व किसके सम्मान में रखा गया, फर्मी, ठीक है, फर्मी के सम्मान में रखा गया था, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। ये हमने बताया था, मोजले का नियम है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, परमाणु क्रमांक के, ठीक है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता था, मेंडलीफ का आवर्त नियम था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, वो था मेंडलीफ के अनुसार और ये है मोजले के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी हैं, क्षारीय मृदा धातु, इसमें ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सेकंड ए वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, Mg, बेरिलियम, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं सेकंड ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि क्षारीय मृदा धातु को भी कहते हैं इनके लिए, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, ऑक्सीजन व सल्फ़र को एक ही समूह में रखने का कारण है। ऑक्सीजन और सल्फ़र को एक ही समूह में क्यों रखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको लिखेंगे 2,6, ठीक है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सल्फ़र को देखेंगे कितना होता है, 16, तो 2,8,6, तो बाह्य कोश में दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए उनको रखा गया है, ठीक है। नहीं, एक ही समूह में, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है। तो इसमें से कौन सी अर्ध धातु नहीं है, देखिए इसको बोलते हैं हम एंटीमनी, ठीक है। नहीं, एंटीमनी ये है, आर्सेनिक ये अर्ध धातु है, जर्मेनियम ये भी अर्ध धातु है, ठीक है, लेकिन इसमें स्टैनिक, ठीक है, ये स्टील है, एसएन, इसको स्टेनस या स्टैनिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। एसएन जो है एक अर्ध धातु नहीं है, ये धातु है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, प्रारूपिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय कौन सा है, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, क्लोरीन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक है। नहीं, सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, Fe,
ठीक है नहीं। सबसे ज़्यादा इसमें अभिक्रियाशीलता किसकी होगी? सोडियम की, उसके बाद Zn, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद Fe फेरम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कौन करता है? सोडियम। तो सोडियम साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कौन सी करती है? Zn, ठीक है नहीं। कौन सी करती है? Zn। ओके, क्योंकि Zn क्या है? Zn हाइड्रोजन से रासायनिक, जिसको हम कहते हैं ना रासायनिक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है नहीं, मानक अपचयन विभव, ठीक है नहीं। तो उनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है उसके अनुसार Zn हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, तो 39 में कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, एल्यूमिनियम और ZnSO4, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, एल्यूमिनियम प्लस ZnSO4। क्वेश्चन नंबर 40, फफोलेदार तांबा होता है। फफोलेदार तांबा कौन सा होता है? जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अधातुएँ कुचालक होती हैं। अधातुएँ किसकी कुचालक होती हैं? ऊष्मा की और विद्युत की, दोनों की कुचालक होती हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बकमिंस्टर फ्लोरीन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा 60, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 में किस तरीके से निकाल सकते हैं? यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 52.9% एल्यूमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड 27.27% कार्बन रखता है, तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्य मानते हुए एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ओके, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है नहीं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु क्या करता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता, फिर से उपविभाजित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है, तब धनायन में जब बदलता है तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक की कमी होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, या आकार में कमी होती है, ठीक है। तो आकार उसका कम हो जाता है, ठीक है नहीं, त्रिज्या उसकी कम हो जाती है, ओके। लेकिन अगर ऋणायन में बदलता है तब उसका आकार बढ़ जाता है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, अणु में मुख्यतः होते हैं। तो अणु में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है नहीं। नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात है। अगर हम नाभिक की त्रिज्या देखेंगे तो कितनी होती है? 10⁻⁻15। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻5, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 10⁻5। किसी तत्व M का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 25 व 52 है, तब M+2 आयन में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक 25 है। जब परमाणु क्रमांक 25 है तो M2 पॉजिटिव, ठीक है, M2 पॉजिटिव का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी?
इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23 हो गई। अब देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन 25 ही रहेंगे, ठीक है नहीं, प्रोटॉन 25 रहेंगे। अब न्यूट्रॉन देखते हैं कितने होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 माइनस 25, जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 27। तो 27 इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या हो गई 25। और क्या पूछा है? ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि 25, 23, 25 और 27, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है? इसको हम राइज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, 23, 25 और 27। क्वेश्चन नंबर 49, किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है? तो परमाणु का भार जो होता है, परमाणु भार वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो कोहरा, क्वथनांक, रुधिर, आर्द्रता। कौन पदार्थ नहीं है? तो क्वथनांक क्या है? पदार्थ है क्या? कोहरा, रुधिर, आर्द्रता। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है, वो क्वथनांक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। तो आकृति और आयतन किसके निश्चित होते हैं? ठोस के। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 52 देखेंगे, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो कौन यौगिक नहीं है इसमें से? संगमरमर, धोने का सोडा, या चूना, या तांबा। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 52। तो 52 का आंसर होगा आपका, पहला वाला दिया हुआ है संगमरमर, दूसरा दिया है धोने का सोडा, और तीसरा दिया है चूना, और चौथा दिया है तांबा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, तांबा, ठीक है। तांबा जो है वो यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, मिश्रण किसका परिणाम है? तो मिश्रण किसका परिणाम है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों का परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक यौगिक रखता है गलनांक, क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक दोनों। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी, गलनांक और क्वथनांक दोनों, ठीक है नहीं। किसी यौगिक का गलनांक क्वथनांक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यही एक कण है, यह तरंग के समान है, कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसकी गति प्रभावित होती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है, ठीक है नहीं। और ऊर्जा ये कब निकालेगा? कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकलता है, ठीक है नहीं। लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है? जब ये उच्च कक्षक से, ठीक है, एक उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में जाता है, ठीक है, उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में जाता है, तभी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, किसी नाभिक की चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 0 होती है, ठीक है नहीं। चारों तरफ घूमते समय क्या होता है? कुल ऊर्जा 0 होती है, ठीक है नहीं। तो
ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पहचाना जा सकता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है चक्रण द्वारा, आवेश द्वारा, उस मार्ग द्वारा जिस पर चक्रण कर रहा है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, चारों क्वांटम संख्याओं द्वारा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण के समान है। किसके समान है? बीटा कण के समान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k, 8l और 18m 2n इलेक्ट्रॉन रखता है। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर 0 है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसमें? m बराबर 0 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो उपस्थित किस कक्षक में होगा। तो उसकी उपस्थिति जो है किस कक्षक में होगी, तो यह हमें देखना है। तो इसमें अगर s बराबर कितना दिया हुआ है, s बराबर है +1/2 और m बराबर -1, ठीक है, m बराबर -1, तो ये किस में होगा? s में होगा ये, ठीक है नहीं, किस कक्षक में होगा? s कक्षक में होगा, ठीक है नहीं, s में होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, कौन सा कक्षक चित्र हुंड व पाउली नियम का पालन नहीं करता है। तो 61 का आंसर होगा इसमें, पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाले में क्या है, एक साथ दोनों भरे हुए हैं एक कक्षक में, 2p वाले में दोनों भरे हुए हैं, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। बी वाले में देखेंगे, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट होगा। सी वाले में क्या है, सी वाले में तीनों नीचे की तरफ भरे हुए हैं, ये भी इनकरेक्ट होगा। डी देखेंगे, डी बिल्कुल सही होगा इसमें, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। इसी तरीके से भरते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम अगर हम पी केस की बात करेंगे तो पी में सबसे पहले एक ऊपर की ओर, ठीक है, सिंगल सिंगल, उसके बाद फिर उसके विपरीत दिशा में, ठीक है नहीं, भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो संवेग में अनिश्चितता होगी। तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा इसमें डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में H आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो H आयन में क्या होता है? H आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके, तो H में क्या होता है? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर यहाँ पर प्लस लगा दिया जाए, ठीक है, प्लस लगा दिया जाए, तब क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, छोड़ देगा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तब कंडीशन क्या बनेगी? 1s0 बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो क्या होगा? 1s1 होगा, ठीक है नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, 4। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर हम इनको ऐड कर लें 3 और 3 वाले को, तो 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो कितने हो गए? 4, और 4 ही क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी। क्वेश्चन नंबर 65, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन पर देता है। तो ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन पर क्या देगा? बीटा कण देगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, एक भौतिक राशि का परिमाण होता है ये, ठीक है नहीं,
तथा इसका मात्रक u किस प्रकार संबंधित है। तो इसको हमने बताया था n u होता है, ठीक है नहीं, और ये क्या होता है नियतांक, ठीक है। तो n इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। 67 निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है, आवृत्ति भी देखिए व्युत्पन्न मात्रक है, प्लांक नियतांक भी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी है, विद्युत धारा एक मूल राशि है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि है। 68 देखेंगे, यदि बल F त्वरण A तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र होगा। तब लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, इसको चेक करेंगे। अगर हम F का देखेंगे तो F का हमें विमा पता है, F की क्या होती है mlt-2 होती है, ठीक है। त्वरण देखेंगे तो A बराबर lt-2 होता है, और t यहाँ पर दिया हुआ है, t तो हमें पता ही है, ठीक है, t की तो t ही होगी, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर t-2 है और यहाँ पर t-2 है, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर हम mlt-2 और lt-2 अगर हम f0a_t² लेते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर f की पावर 0, ठीक है नहीं, इसको अगर हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर t² ले लेंगे at², तो at² क्या हो जाएगा lt-2 मल्टीप्लाई t²। तो t से t कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और क्या बचेगा l, ठीक है। क्या पूछा है, हाँ लंबाई ही पूछी है ना, तो लंबाई पूछिए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 70, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, इस तरीके से हमने ले लिया, एक्स अक्ष पे ले लिया हमने समय, ठीक है t, और बाई अक्ष पे ले लिया b वेग, और इसके अगर समांतर है, समय अक्ष के समांतर है, तब क्या होगा, तब वेग वस्तु नियत वेग से चल रही है, ठीक है, ये बात सही है। तो 70 का ए सही होगा। इसका त्वरण 0 है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसमें तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वह चली थी, तो क्या होगा, तो औसत वेग 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा। जहाँ से चली थी वापस वहीं से वापस लौट करके वहीं पर आ गई, तो विस्थापन 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग 0 हो जाएगा। औसत चाल 0 है, चली दूरी 0 है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, औसत वेग 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, सरल रेखा में गति करते एक कण का विस्थापन s बराबर 8t² + 3t - 5। ओके, इसको हम थोड़ा ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। 72 में क्या होगा, 72 में कितना दिया हुआ है, s बराबर 8t² + 3t - 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम ds/dt। ds/dt
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बेग, b बराबर 8 दूनी 16, 16t। जब 16t हो जाएगा तो क्या दिया हुआ है, कण का प्रारंभिक बेग, ठीक है। t यहाँ पर टाइम है, तो हम यहाँ पर टाइम क्या लेंगे, टाइम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कलन करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, जो कि प्रारंभिक बेग होगा, तो प्रारंभिक बेग क्या हो जाएगा, 16 गुणा 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो इसकी विषुवत रेखा पर स्थित एक बिंदु का कोणीय वेग होगा। 73, तब इस कंडीशन में क्या होगा, 73 में हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जी डैश विषुवत रेखा पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तभी हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन आर, ठीक है। अंडर रूट जी अपॉन आर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 लेंगे जी की वैल्यू, और आर यहाँ पर 6400 किलोमीटर, 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर में लेंगे, ठीक है नहीं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/8 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -2, ठीक है नहीं, 10 टू दी पावर -2, और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.125 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2। अब इसको लिखेंगे 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3, ठीक है नहीं, क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, 73 में ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा सही आंसर क्या आएगा, 1.25, ठीक है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, एक वस्तु को वेग समय पर निम्न समीकरण के द्वारा निर्भर करता है, ठीक है। b बराबर 20 प्लस, ओके, तो b बराबर 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर। अब इसको हम a निकालेंगे तो dv अपॉन dt a हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा t 0.2t, तो a बराबर क्या आ गया, 0.2t, ठीक है नहीं। तो वस्तु गति कर रही है समान त्वरण से, असमान त्वरण से, समान अवमंदन से, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा, समान त्वरण से, ठीक है नहीं, सॉरी असमान त्वरण होगा। अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में 0.2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, एक सीधी रेखा में चलते कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मंदन 2 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस कण द्वारा 5वें सेकेंड में चली गई दूरी होगी। ओके, 5वें सेकेंड में चली गई दूरी हमें निकालना है, तो 5वें सेकेंड में चली गई दूरी कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सीधी रेखा में चल रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मंदन कितना है, a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5वें सेकेंड में हमें निकालना है, तो s5, ठीक है, क्या होता है, u माइनस a अपॉन 2n-1, वैल्यू पुट करेंगे, 10 माइनस a कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे
2 5 ज़ा 10 हो गया, 10 माइनस यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, 2 पंजे 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 10 में से 10 माइनस करेंगे और यहाँ पर ये +1, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और आ गया 1, ठीक है। तो 1 मीटर, तो कितना चलेगा वो, 1 मीटर चलेगा, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट होगा, 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है 200 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वापस आते हुए प्रारंभिक बिंदु पर इसकी चाल होगी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 76 m बराबर दिया हुआ है, ठीक है, u बराबर भी दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब क्या होगा, माइनस में लेंगे हम g को, वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जाके 0 वेग हो जाएगा उसका, रुक जाएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो रुकेगी आगे जाके, ऊपर जाके 200 वैल्यू पुट करेंगे प्रारंभिक वेग की, -2gh, ठीक है। अब यहाँ से 2gh क्या आ गया, 2gh आ गया 200 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब उसी बिंदु पर वापस आने के लिए, अब वो वापस लौट कर आएगी उसी बिंदु पर, वापस आने पर, ठीक है, उसी बिंदु पर जब वापस आएगी तो क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो ऊपर से कुछ वेग होगा, जब ऊपर से उस पॉइंट से जब वापस आएगी तो एक वेग से आएगी, ठीक है, और नीचे आकर के क्या होगा, 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका u की जगह, सॉरी, यहाँ पर u 0 होगा और यहाँ पर v हमें निकालना है, तब ये होगा आपका 2gh, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर v इज़ इक्वल टू √2gh, और 2gh की वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, एक वस्तु 4.9 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह ज़मीन से कितने समय बाद टकराएगी। तो ज़मीन से कितने समय बाद टकराएगी इसको देखेंगे। ओके, 77, के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ओके। तो b इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं, टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर 4.9 पुट करेंगे इसमें, स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है नहीं। तब यहाँ से h क्या हो जाएगा, h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4.9/4, ठीक है। अब नीचे जब लौट के आएगी तो नीचे आते समय क्या होगा, u बराबर 0 हो जाएगा, और h बराबर क्या होगा, h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। जब u 0 होगा, ठीक है, तो 1/2 gt स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे h की, तो 4.9/4 इज इक्वल टू 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ पर आएगी
टी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 4.9 है, ये 2 ज़ा हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2। अब ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर व नीचे आने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 सेकेंड होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। एक घर्षण रहित मेज़ पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है। वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होगी। इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं 78 का। तो 78 में इसमें m दिया हुआ है 2 kg, 4 मीटर पर सेकंड b दिया हुआ है। ठीक है नहीं, और इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तब यहाँ पर एक समान वेग है ना, तो एक समान वेग के लिए क्या होगा, a = dB/dt। ठीक है, तो a 0 हो जाएगा। एक समान वेग के लिए a 0 हो जाएगा। जब a 0 हो जाएगा तो f × f = ma होता है। तो a जब 0 है तो ये 0 हो जाएगा f। ठीक है, तो बल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी ना, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। एक गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहेगा यदि। कोणीय संवेग कब नियत रहता, जब कोई वस्तु घूर्णी गति करती है तब उस पर अगर कोई बाह्य बलाघूर्ण न लगाया जाए। ठीक है, बाह्य बलाघूर्ण न लगाया जाए तब उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, क्योंकि टाउ यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा और j = कांस्टेंट रहेगा। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 80। सही संबंध है L = r×p, L = r.p। तो 80 का कौन सा सही होगा इसमें, L यहाँ पर क्या है, कोणीय संवेग है। ठीक है, तो 80 का हमें यहाँ पर A सही लग रहा है, तो r×p। तो 80 का इसमें A करेक्ट होगा, r×p। ठीक है नहीं। 81। किसी कण का रेखीय संवेग निम्न संबंध द्वारा दिया है, p = a + bt², जहाँ t समय और a व v नियतांक के कण पर लगने वाला बल में बदलाव अनुक्रमानुपाती होगा। तो p यहाँ पर क्या है, और रेखीय संवेग है। ठीक है, तो p = a + bt²। अगर हम रेखीय संवेग परिवर्तन की दर देखें तो dp/dt, अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2bt हो जाएगा। और जब 2bt हो जाएगा तो इसमें t आ रहा है। ठीक है, f किसके अनुक्रमानुपाती होगा, t के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। F बल के अंतर्गत एक m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चल रही है, इसकी चाल होगी। तो इसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए हमने पढ़ा था अभी केंद्रीय बल पढ़ा था। तो अब केंद्रीय बल क्या होता है, F = m b²/r होता है। तो यहाँ से हम b फाइंड कर सकते हैं, F/r/m। ठीक है नहीं, F/r/m। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। पृथ्वी को उपग्रह से मिलाने वाली रेखा द्वारा किए गए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होगी। तो 83 का क्या होगा, a जो होता है, a = क्या होता है, a = यहाँ पर dA/dt = 1/2 r² ओमेगा होता है। तो dA/dt अनुक्रमानुपाती होगा r² के। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, r² के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। केपलर सेकेंड का दूसरा नियम
परिणाम है, ऊर्जा संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कोणीय संवेग संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप के लिए निम्न में से क्या हमेशा नियत रहता है? उसका वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है, ये तो हमें पता है, प्रक्षेप गति हमने पढ़ी थी, तो उसमें वेग का क्षैतिज घटक हमेशा नियत रहता है। तो 85 का ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या से 1/3 गुना कम त्रिज्या की हो जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। सिकुड़ करके कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए हम देखेंगे जी इजिकल टू क्या होता है, जी इजिकल टू होता है GME अपॉन RE² होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे G डैश इज इक्वल टू GME अपॉन RE। अब RE कितना हो रहा है? 1/3 गुना। ठीक है, 1/3 गुना कम हो रहा है, तो RE माइनस 1/3 RE कितना हो जाएगा? ये 2/3 RE। तो 2/3 RE का स्क्वायर करेंगे, तब यहाँ पर क्या आएगा? G डैश बराबर GME अपॉन 2 दूनी 4, 3 तिया 9 RE²। G डैश को डिवाइड कर देंगे G से, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4/9, सॉरी 9/4। ठीक है, 9/4 आएगा, तो G डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 G। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट होगा, 9/4 G। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, ठीक है नहीं, तो बराबर ऊंचाई पर क्या है? G बराबर GME अपॉन RE²। G डैश लेंगे GME अपॉन RE प्लस RE। ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा ये? G डैश बराबर हो जाएगा GME अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा RE², और ये वैल्यू किसकी होती है? G की, तो G/4 हो गया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो गया? C, G/4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, एक सरल लोलक के लिए L तथा T के बीच ग्राफ होगा। अब सरल लोलक के लिए L व T के बीच में ग्राफ क्या होगा? अगर हम इस पर T लेते हैं और इस पर L लेते हैं, ठीक है, बाई अक्ष पर L और x अक्ष पर T लेंगे, तब क्या होगा? तब इस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है नहीं, इस तरीके से होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? परवलय। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, परवलयकार होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है। 253, तो 253 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखेंगे इसको, 253 ओके, इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे 89 के लिए। 89 ये होता है F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ठीक है नहीं, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 253 केल्विन, तो F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू 253 माइनस 273 अपॉन 100। डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर कितना आएगा? F माइनस 32 अपॉन 118 इज इक्वल टू 73 में से 53 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 20 अपॉन 10।
डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का 2 और f माइनस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 36। f इज इक्वल टू आएगा माइनस का 4 डिग्री f। ठीक है, तो -4 फ़ारेनहाइट, तो -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। 89 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री बढ़ाया जाता है, केल्विन स्केल पर यह बढ़ोतरी बराबर है। तो केल्विन स्केल पर ये कितना हो जाएगा, 27 डिग्री बढ़ाया जाता है। ठीक है नहीं, जब 27 बढ़ाया जाएगा तो केल्विन पर ये कितना हो जाएगा, कितना होता है 273 प्लस 27 हो गया 300 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री का सही मान है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 273.15 के। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। दो पिंड तापीय साम्य कहे जाएंगे। दो पिंड तापीय साम्य कब कहे जाएंगे, ठीक है, जब उनका टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक है, जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब उसको तापीय साम्य कहते हैं। दोनों समान ताप पर होंगे, दोनों के पास ऊष्मा हानि परंतु ताप अलग अलग होंगे। ऑप्शन ए ही सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, तब इसका क्या प्रसार होगा, तो इसका प्रसार होता है। इसका कारण क्या है, इनके परमाणुओं का आकार बढ़ता है, इनमें परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, कोई छड़ है तो छड़ को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है नहीं, गर्म जब करेंगे छड़ को तो इसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है नहीं, बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94। जब एक कॉपर बॉल को गर्म किया जाता है तो इसमें अधिकतम वृद्धि होगी, तो अधिकतम वृद्धि कब होगी, कॉपर बॉल को जब गर्म किया जाता है, कॉपर बॉल को गर्म किया जाता है तो किस में अधिकतम वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में अधिकतम वृद्धि होगी, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 95। एक बर्तन जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है में द्रव भरा है, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक गामा है, यदि गर्म करने पर द्रव बर्तन से बाहर निकल जाता है तब। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक सबसे पहले देखेंगे कि बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक होगा 3 अल्फ़ा। ठीक है, 3 अल्फ़ा होगा, और द्रव का आयतन प्रसार गुणांक होगा गामा। तो गामा की वैल्यू जो होगी वो 3 अल्फ़ा से ज़्यादा होगी, तभी ये बर्तन से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होगा, तो आयतन प्रसार गुणांक कब न्यूनतम होगा पानी का, इसमें हम देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 15.5 दिया हुआ है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि प्रसार गुणांक कब होगा न्यूनतम। अगर हम देखेंगे 0 से अगर 4 डिग्री तक बढ़ाते हैं टेम्परेचर पानी का, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर द्रव का जो आयतन होता है वो आयतन बढ़ता है, सॉरी आयतन घटता है। ठीक है, आयतन घटता है। ठीक है, लेकिन जब 4 से ऊपर बढ़ाया जाता है तब आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है नहीं, और 4 पर क्या होता है, द्रव का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है नहीं, जब आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व भी घटेगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। 4 डिग्री पर प्रसार गुणांक जो है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। साम्य अवस्था में वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता, ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता है, तो 97 का इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता है साम्य अवस्था में। ठीक है नहीं, बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 देखेंगे। एक मेटल का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है, दोनों सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर, प्लेट की मोटाई पर।
ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए हम देख सकते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर क्या होता है, के बराबर होता है क्यू एल अपॉन ए θ1 माइनस θ2 टी। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, सिरों के बीच तापांतर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका प्लेट की मोटाई पर भी, इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हैं, प्लेट के क्षेत्रफल पर और प्लेट के सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर 2 करेक्ट हैं इसमें, और इसमें 2 का दिया नहीं है कोई ऑप्शन। ठीक है, नहीं 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, इसमें ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्यतः पानी गर्म होता है, पानी किससे गर्म होता है, संवहन से। ठीक है, नहीं संवहन से होता है। चालन क्या होता है, जैसे हम कोई छड़ ले लें और उसको एक सिरे से गर्म करें तो दूसरे सिरे पर जो ऊष्मा आती है दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं चालन। विकिरण किसे कहते हैं, जैसे सूर्य के विकिरण द्वारा पृथ्वी पर ताप बढ़ना या गर्मी पड़ना, तो वो क्या है, एक तरीके से विकिरण है। संवहन होता है किसी द्रव के, जैसे हम किसी बर्तन में द्रव को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से जब गर्म कर रहे हैं तो नीचे के जो अणु हैं द्रव के वो गर्म होकर के ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो उससे हीट ट्रांसफ़र होता है, तो ऊपर के भी अणु गर्म हो जाते हैं, इस तरीके से द्रव गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, संवहन से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, ऊष्मा के अच्छे अपशोषक, ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, किसका नियम है, ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है, नहीं किरचॉफ का नियम है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101, किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता निर्भर करती है, तो ऊष्मा धारिता क्या होती है, C = ms ऊष्मा धारिता होती है। ठीक है, Q = होता है ms डेल्टा T, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q = C डेल्टा T, तो C = Q अपॉन डेल्टा T, तो Q अपॉन डेल्टा T, तो इसमें देंगे दी गई ऊष्मा पर, बढ़ाए गए ताप पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आयतन पर, तो दी गई ऊष्मा पर भी निर्भर करती है। तो 101 का जो आंसर होगा, 101 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नहीं दी गई ऊष्मा पर, ठीक है, बढ़ाए गए ताप पर, ये ताप परिवर्तन होता है, तो ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ms डेल्टा T, तो यहाँ पर S लिख सकते हैं, S = Q अपॉन m डेल्टा T। ठीक है, तो S किस पर निर्भर करती है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें आपका करेक्ट होगा 102 का A, द्रव्यमान पर। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, उत्तल दर्पण वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 104 के लिए देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए x1 व x2 वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं, तो दर्पण की फोकस दूरी है, तब दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तब दर्पण की फोकस दूरी f = x1 × x2 √, ये एक फार्मूला होता है और ये हमें याद रखना है, आगे भी क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हम इसको याद होगा तो डायरेक्टली हम इसको हिट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105, किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तथा इसके पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी होगी। ओके, लेंस के दोनों पृष्ठों के लिए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम देख सकते हैं 1/f = n-1 × 1/r1 1/r2, तब इसमें देखेंगे 1/f बराबर 1.5 - 1, इसमें हो जाएगा 1/r। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर, तब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/f बराबर 0.5 × 2/r। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, f = हो गया r। ठीक है, f = r, तो प्लस माइनस r, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम कब होता है? हमें पता है विबग्योर आर के लिए सबसे कम और वायलेट बैंगनी के लिए सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हमें याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच दूरी न्यूनतम दूरी है। तब इसमें क्या होगा? एक 107 के लिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। इसको देखेंगे 7, ये रही मुख्य अक्ष, ये हमने बना लिया उत्तल लेंस। ठीक है, नहीं, यहाँ पर रही वस्तु ए वी। ठीक है, नहीं, ए वी। ये पॉइंट होगा 2F1 और यहाँ पर होगा F1। तब देखेंगे V डैश A डैश। ओके, ये पॉइंट होगा F2। तब वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 2F + 2F, ये हो गया आपका 4F। ठीक है, तो 4F ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, 4F। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, लेंसों का अवर्णक संयोजन तो क्वेश्चन नंबर 8 में अवर्णक संयोजक बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में होगा काला व सफ़ेद प्रतिबिंब, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्ध्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109, व्यतिकरण सिद्ध करता है। व्यतिकरण किसको सिद्ध करता है? तो व्यतिकरण सिद्ध करता है तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, तीनों होंगे इनमें से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, प्रकाश का ध्रुवित महत्तम होगा जब इसे एक कांच की सतह पर आपतन कोण से डाला जाता है। तो किस आपतन कोण से डाला जाए कि प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, महत्तम हो? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए करेक्ट होगा, 57। ठीक है, तो ध्रुवण कोण जो होता है आई अगर 57 है तब इसके लिए जो प्रकाश का ध्रुवण होगा वो महत्तम होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0.5 ओम। ठीक है, नहीं, 0.5 ओम, क्योंकि ये आर जो होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध वो 0.5 होना चाहिए। ठीक है, तब ये एक आदर्श प्रतिरोध, एक आदर्श सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। 113 में क्या है? 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य वोल्टेज का मान है। ओके, तो तुल्य वोल्टेज क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। तो E =
E1 प्लस E2 ऐड करेंगे तो 1.25 प्लस 0.75 दोनों का ऐड करेंगे 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 2 वोल्ट। 114 देखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, ठीक है, दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इन सभी पर। ठीक है, इन सभी पर। ओके, तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डी पर समानुपाती होता है और आर उसके क्षेत्रफल के, जो प्लेट होती हैं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैद्युत अवघट्ट की सांद्रता के समानुपाती, ठीक है, उसकी जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा होती है। तो अनुगमन वेग की दिशा क्या होती है? लगाए गए क्षेत्र के विपरीत। ठीक है, नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। एक 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसे एक वृत्त में मोड़ा गया है। इसके व्यास पर 2 बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर है। ठीक है, जब इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तब क्या होगा? इसके 2 बिंदुओं पर, ठीक है, मान लिया इस साइड का प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 12 ओम है। जब इसको इस तरीके से मोड़ा गया है तो मोड़ने के बाद में 2 प्रतिरोध काम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ए और बी बिंदु के बीच में 6 ओम और 6 ओम, ठीक है, इस तरीके से समांतर क्रम में। ठीक है, नहीं, क्योंकि 12 ओम दिया हुआ है तो उसका हाफ हो जाएगा। तब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 1/r इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। तब हम इनको पुट करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/6 डिवाइड कर लेंगे 3, तो r इज इक्वल टू 3 ओम आ गया। ठीक है, नहीं, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं। परिपथ के ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, नहीं, ये होंगे समांतर क्रम में। तब इसको लिखेंगे हम 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, 1 ओम हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर अमीटर में बदला जा सकता है? तो इसको अमीटर में कब बदला जा सकता है? अगर हम एक निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, एक निम्न प्रतिरोध अगर उसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसको अमीटर में चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 में क्या है? 119 में इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। ओके, तो 119 देखेंगे। तो 119 के लिए अगर हम ये देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है, एक 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई व 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। ठीक है, तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो कितने मीटर? 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 3 मीटर तार, 3 मीटर तार पर विभव बराबर कितना है? 6 ओम है।
अब हम एकांक मीटर का निकालेंगे तो 1 मीटर तार पर विभव बराबर 6/3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बोल्ट है। ठीक है, विभव है तो बोल्ट में होगा, हमने उसको ओम में लिख दिया। ठीक है, बोल्ट में होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर विभवांतर, तो 50 सेंटीमीटर पर विभवांतर क्या हो जाएगा, बराबर 2/2 -0 बराबर ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1 - 0 बराबर 1। ठीक है, तो 1 वोल्ट हो गया। तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट हो गया, 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 120, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होता है, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, अधिक होता है। ठीक है, नहीं, प्राथमिक कुंडली की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। तो स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, कौन सी होती है, चुंबकीय। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 121 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। m बराबर जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ये अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नहीं, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 120, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, अभिविन्यास से, अभी बताया था हमने। ठीक है, नहीं, तो 122 का कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 123, हाइड्रोजन परमाणु के 2 परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में क्या अंतर होता है, 2 परस्पर कक्षों में h/2 पाई का अंतर होता है। ठीक है, नहीं, h/2 पाई का अंतर होता है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये होता है ना डेल x इंटू डेल पी। ठीक है, नहीं, NH/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है h/2 पाई का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर क्या होता है, घटता है। ठीक है, नहीं, ऊर्जा में अंतर घटता है, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ेगी क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर घटेगा। क्वेश्चन नंबर 125, अणु बम आधारित है। तो अणु बम किस पे आधारित है, अणु बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, नहीं, और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने की क्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन होती है, और जुड़ने की क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे पेपर 2012 का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।